आज के क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज एक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है हमारा टॉपिक 1। इसमें साइंस का टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और मिलेगा उसके साथ आपको एमसीक्यूज का बहुत अच्छा कलेक्शन। इससे क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस पूछे गए और ऑप्शन था थोड़ा हाई लेवल का जिसमें हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज रहा है ना। और उत्प्रेरक पर आधारित ये जो क्वेश्चन है इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप कहेंगे कि सर ये उत्प्रेरक किस चीज का टॉपिक है, तो ये साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक हुआ करता है। उत्प्रेरक मतलब आप ये समझिए कि जिस तरह से हमारे बॉडीज में ग्लूकोन-डी मिलने के बाद हमारा क्या होता है, वर्किंग इफिशियंसी बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का यूज किया जाता है तो जितना जरूरत होता है या तो बढ़ाना या तो घटाना, किसी भी तरह का कंट्रोल करने का काम उत्प्रेरक का होता है, सीधा और आसान भाषा में अगर समझे तो चलिए इससे संबंधित जितने भी हमारे पास जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे एक स्लाइड में लर्न कर लेंगे और फिर आ जाएंगे एमसीक्यू सीरीज पे। ओके, तो चलिए आज का सेशन हमारा 30 से 40 मिनट का होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। और चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी टीआरई और एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उसमें हर एक एग्जामिनेशन में आपको कैटलिस्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए उत्प्रेरक के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्प्रेरक एक क्या है, एक पदार्थ है। यहां भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या है, एक पदार्थ है जो रासायनिक रूप से प्रभावित हुए बिना यानी कैटलिस्ट जो भी होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो किसी और को प्रभावित करेगा। समझ में आ रहा है? उत्प्रेरक जो जैसे मान लीजिए ये उत्प्रेरक है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं पर गिरेगा तो गिरने वाले पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी यह जो है रासायनिक रूप से प्रभावित हुए बिना रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया के दर को क्या करता है, या तो आरंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है, या फिर उसमें क्या कर देता है, गति प्रदान कर देता है, यानी बढ़ा देता है उसके करने की इफिशियंसी, कोई भी वर्क करने की इफिशियंसी को। उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग प्रक्रिया में किया जा सकता है और फिर या तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यानी ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि हम लोग जैसे कोई भी रिएक्शन नहीं रिएक्ट कर रहा है किसी चीज से तो हम लोग उत्प्रेरक को डालेंगे तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसको रिवर्स करना है तो भी हम लोग उत्प्रेरक का यूज करके उसे रिवर्स कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हम लोग उत्प्रेरक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि उत्प्रेरक क्या है, यानी कैटलिस्ट क्या है, इसके बारे में आप समझ पा रहे हैं या नहीं। यानी ये है कि अगर हम ज्यादा पागलपन दिखा रहे हैं तो हमको कंट्रोल कौन करेगा, तो उत्प्रेरक करेगा, है ना। और अगर हम बौधान या सुस्त भी है तो हमको एक्टिव भी कौन करेगा, उत्प्रेरक करेगा, यानी कैटलिस्ट करेगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप देख लीजिए कि उत्प्रेरक के रूप में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक मतलब एक पदार्थ है। वो पदार्थ क्या है, तो वो पदार्थ है हमारा बारीक विभाजित लोहे, यानी लोहे का चूर्ण हम सीधा कह सकते हैं। बारीक विभाजित मतलब छोटा छोटा चूर्ण के रूप में, टुकड़ों के रूप में। अगर हम लोग आयरन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं। आयरन मतलब Fe का यूज करते हैं, याद रखिएगा। आयरन मतलब लोहा यानी Fe का बारीक का अगर हम यूज करते हैं तो कब करते हैं इस कैटलिस्ट का यूज, आपका कैटलिस्ट का नाम है क्या, तो बारीक विभाजित लोहा यानी आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा है आपके पास, इसका यूज यानी बारीक मतलब महीन टुकड़ा है,
ठीक है। इसका यूज कब करेंगे तो आपको ये याद रखना होगा, हेबर की प्रोसेस में याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस में, इंग्लिश में याद रखना है। हेबर्स प्रोसेस में किसका यूज होता है? आयरन का। किसका यूज होता है बोलो? आयरन का। नोट करते चलना है आपको कॉपी में, है ना। हेबर्स की प्रक्रिया में, हेबर्स विधि से जब आप अमोनिया का उत्पादन करेंगे, नोट किया जाए, जब आप हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन करेंगे यानी अमोनिया का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बारीक लोहे का यूज करना पड़ेगा, यानी लोहा का मिश्रण को यूज करना पड़ेगा। आपको ये याद रखना है, तब हमारा ये अभिक्रिया स्टार्ट होगा। तो पहला बात समझ में आ गया। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, अमोनिया आपको के लिए यूज करना है। अमोनिया के लिए आपको याद रखना है लोहा। क्या याद रखना है? सीधा सीधी लोहा का यूज करना है, यानी Fe का यूज करना है। बारीक तो आपके ध्यान में रहेगा ही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग उसी तरह से बारीक विभाजित प्लेटिनम का यूज करेंगे। दूसरा किसका यूज करेंगे बोलिए? प्लेटिनम का अगर यूज करना हो तो किस लिए करेंगे? तो कांटेक्ट प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संपर्क विधि। क्या कहते हैं? हिंदी में संपर्क विधि कहते हैं, और ऐसे कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस में, यानी प्रोसेस के द्वारा जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हम लोग कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड को जब बनाना चाहेंगे तो हम लोगों को कांटेक्ट प्रोसेस से बनाना पड़ता है, और कांटेक्ट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें प्लेटिनम के बारीक का यूज करना पड़ता है, यानी प्लेटिनम के बुरादे को, बारीक को हम लोगों को उत्प्रेरक के रूप में यूज करना पड़ता है। ये बातें आपको अच्छे से याद हो गया होगा। दो बातें हम आपको याद करवा रहे हैं। पहला है हमारा बेयर्स प्रोसेस। क्या है हमारा बेयर्स प्रोसेस? बेयर्स प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाएंगे, और जब अमोनिया बनाएंगे तो लोहा का यूज करेंगे। तीन बातें, ठीक है। ऐसे करके याद लिखिए आप। जैसे आप देखिए, आप याद रखिए यहाँ पे बेयर प्रोसेस। क्या याद रखिए? बेयर्स प्रोसेस याद रखिए, है ना। बेयर्स प्रोसेस में क्या याद करिएगा? बेयर प्रोसेस से आप याद रखिएगा अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, और इसमें उत्प्रेरक का यूज करते हैं Fe, यानी आयरन। किसका? आयरन यानी लोहा का यूज करते हैं। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज्यादा लंबा पोथा बनाने से नहीं होगा। अगला है हमारा कांटेक्ट प्रोसेस। क्या है बोलिए? कांटेक्ट प्रोसेस है। जब कांटेक्ट प्रोसेस की बात करेंगे तो इससे क्या बनाते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 बनाते हैं। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बोलिए? तो प्लेटिनम का यूज करते हैं। Pt इसका सिंबल होता है, तो प्लेटिनम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लेटिनम का यूज करेंगे। इस तरह से आप इसको नोट करते चलिए, इजी वे में याद रह जाएगा। तो चलिए, ये याद हो गया होगा। उसके बाद नाइट्रोजन कैटलिस्ट के रूप में हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग कब करते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए, लेड चैम्बर प्रोसेस में, किसमें? लेड चैम्बर प्रोसेस को नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले आप लिखेंगे लेड चैम्बर प्रोसेस लिखेंगे, यानी उसको हम लोग वही कहते हैं लेड चैम्बर प्रक्रिया बोलते हैं। इसके द्वारा अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको नाइट्रोजन का यूज करना होगा, और यही कंफ्यूजन होता है। यानी आप यहां समझ पा रहे हैं कि अगर आप कांटेक्ट प्रोसेस से ये बनाते हैं तो आपको Pt यानी प्लेटिनम यूज करना पड़ेगा। अगर इस कांटेक्ट प्रोसेस के बदले आप क्या लगाते हैं? लेड चैम्बर प्रोसेस। जी हाँ, लेड चैम्बर प्रोसेस से अगर आप H2SO4 बनाते हैं, एक ही चीज को दूसरे मेथड से बना रहे हैं, तब आपको यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? नाइट्रोजन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? नाइट्रोजन यानी N2 का यूज करना पड़ेगा। ये बातें आपको याद रख लेना है, नाइट्रोजन का यूज करना पड़ेगा। तो तीन बातें आपको अच्छे से याद हो गया। उसके बाद ध्यान देना है, अगला कैटलिस्ट जो हमारा है वह है निकल।
क्या है बोलिए? निकेल बोलिए या निकल बोलिए, एक ही बात है। निकेल का यूज करते हैं हम लोग। निकेल का यूज कब करते हैं? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, और ये साइंस के किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस पूछा जाता है उसमें ये पूछा जाएगा। तो निकेल का यूज करते हैं किसमें? तो आप जान रहे हैं वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए। वनस्पति तेल से आप कृत्रिम घी बनाते हैं, जिसको हम लोग डलडा बोलते हैं ना, डालडा बोलते हैं ना, जो अब नहीं चलता है उतना। डालडा खाजा उजा बनाने के लिए डालडा जो यूज करते हैं वही है हमारा कृत्रिम घी। तो कृत्रिम घी बनाने के लिए जब वनस्पति तेल से आप क्या बनाएंगे? डालडा बनाना चाहेंगे, यानी कृत्रिम घी बनाना चाहेंगे, तो किसका यूज करेंगे? किसका बोलिए? निकेल का यूज कीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए अगला कैटेलिस्ट का नाम याद रखिएगा, गर्म एल्यूमिना। क्या है बोलिए? गर्म एल्यूमिना है। और इसका यूज कब करते हैं? तो ईथर होता है हमारा। ईथर से जब हमको शराब बनाना हो तब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग एल्यूमिना, याद रखना है, एल्यूमिना। ईथर से क्या? शराब बनाना हो। मीना के याद में आपको शराब याद रखना है। मीना के याद में आपको शराब पीना है। कोई दिक्कत है? इधर बैठ के, किधर बैठ के? इधर बैठ के। इधर मतलब ईथर। तो ईथर से आपको क्या बनाना है? शराब। किसके याद में पीना है? मीना, एल्यूमिना। यानी याद हो गया होगा, एल्यूमिना यानी गर्म एल्यूमिना कैटलिस्ट है। ये मीना ही आपको उतार रहा है, समझ में आ रहा है ना? आपको मीना के कारण ही बेचैनी आ रहा है, उत्प्रेरक है वो। आई हाय मीना, है ना? तो क्या हो रहा है? आप बगल में इधर बैठ के क्या पीजिए? शराब। इधर मतलब ईथर, ईथर से क्या बनेगा? शराब। जब आप एल्यूमिना का यूज करेंगे, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा उत्प्रेरक का नाम क्यूपरिक। क्या नाम है बोलिए? क्यूपरिक क्लोराइड। क्या नाम याद रखना है बोलिए? क्यूपरिक क्लोराइड। इसका यूज कब करते हैं? तो ये देखिए डेकन प्रोसेस में। बहुत अच्छा है हमारा डेकन प्रोसेस, इंग्लिश में होता है डेकन प्रोसेस, हिंदी में भी हम लोग डेकन प्रक्रिया ही जानते हैं। इसके द्वारा जब आप क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे बोलिएगा? क्लोरीन गैस का निर्माण कीजिएगा। किस प्रोसेस से? तो डेकन प्रोसेस से जब आप क्लोरीन गैस का यूज कीजिएगा तो आपको याद रखिएगा क्यूपरिक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? क्यूपरिक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा, ये याद रखना है। अगला उत्प्रेरक का नाम है पेप्सिन एंजाइम। किसका नाम है याद रखना है? पेप्सिन एंजाइम का नाम याद रखना है। यह एक उत्प्रेरक है जो पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करता है। देखिए आपका नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पेप्सिन मतलब पेप्सी। क्या है बोलिए? पेप्सी कहां जाता है पीने से? पेट में जाता है। पेप्सी कहां पीते हैं हम लोग? मुंह में। कहां जाता है? पेट में। तो पेट में, पेट से फिर देखिए प्रोटीन मतलब पेटे जैसा लग रहा है, तो पेट में प्रोटीन को फिर देखिए यहाँ पेप्सी है, यहां भी पेप्टा है, इसमें भी देखिए पेप है। तो प्रोटीन पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करता है। याद रख लीजिए, पेट में क्या? पेप्सिन को पेप्टाइड में क्या करता है? सॉरी फॉर दैट, पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। कौन? पेप्सिन। ऐसे नोट कीजिए, देखिए ऐसे नोट कीजिए। हमारा ना एंजाइम है कौन? पेप्सिन। कौन है बोलिए? पेप्सिन हमारा एंजाइम है, ठीक है ना? पेप्सिन एंजाइम है हमारा, पेप्सिन हमारा एंजाइम है। देखिए पेप्सिन हमारा एंजाइम है, ये कैटेलिस्ट है। ये क्या करता है? तो ये करता है हमारा पेट में प्रोटीन, ऐसे ही नोट कीजिए, प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पेप्टाइड में। किसमें? पेप्टाइड में। इस तरह से नोट करना है, पेप्टाइड में बदल देता है। ये बातें आपको याद हो गया होगा। तो थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसीलिए थोड़ा सा इसको याद करने के लिए भी हमने बताया। यानी पेप्सिन ने पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदला। नोट किया जाए क्या?
बोलो, पेप्सिन ने पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदला, है ना, तो याद रखना है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा इरेप्सिन। क्या है बोलिएगा? इरेप्सिन है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पेप्सिन के जैसा, इसमें भी देखिए सीन है पेप्सिन, इसमें भी पेप्सिन है, यानी इरेप्सिन है इसमें। ये भी एक एंजाइम है। तो ये पेट की बात था, और ई मतलब ओ आ हर्षई वाला है, ई मतलब ओ आ हर्षई दीर्घई, तो यहां भी देखिए ओ आ हर्षई दीर्घई है, तो याद हो जाएगा। ये क्या करेगा? तो आंत में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में नहीं, एमिनो एसिड में अपघटित करेगा। यानी ये देखिए, ये ओ से ओ वाला बात आपको याद रखना है, और पो से पो वाला याद रखना है। इंग्लिश में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है? देखिए, आंत मतलब ओ से ओ आ वाला, ए ई है ना एमिनो, तो ये वाला आपको याद रखना है। यानी काम हो गया खत्म। अगर यहां नोट किया जाए चौथे नंबर पे, पांचवा नंबर हो जाएगा ना। ये हो गया चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा। क्या याद रखना है? इरेप्सिन। क्या याद रखना है बोलिए? इरेप्सिन क्या करता है? तो आंत में क्या करता है बोलिए? आंत में प्रोटीन को ही किस में बदलता है बोलिए? आंत किस में बदलता है बोलिए? बोलो जल्दी से। तो ये, हाँ, यह बदलता है एमिनो एसिड में। किस में? एमिनो एसिड में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। ये बातें आपको याद रखना है। ये ओ से और ये भी ओ आ हर्षई दीर्घई से आपको ये याद रखना है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, ये हमारा है इरेप्सिन। अभी जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ना, तो हर एक क्वेश्चन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? इसी से क्वेश्चन रहेगा, एकदम मजा आ जाएगा। अगला नोट कीजिएगा, टाइलिन। क्या याद रखिएगा बोलिए? टाइलिन भी एक एंजाइम है ना, जो मानव के लार में स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च समझते हैं क्या होता है? स्टार्च हमारा है, जब आप रोटी खाइएगा, है ना, तो रोटी को जब हद से ज्यादा बार मुंह में ही चिबाइएगा ना, तो मीठा मीठा लगना शुरू हो जाता है। बासी रोटी में ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब आप रोटी चबाते हैं और बहुत देर चबा लेते हैं, एक ही बार खाया हुआ उसको मुंह में ही चिबाते रहते हैं, तो आपको मीठा मीठा लगना, ये आप फील भी किए होंगे। ये मीठा मीठा लगना यही होता है किसका? तो स्टार्च वहां बन गया, लार से अभिक्रिया करके। क्या बन गया? वहां स्टार्च बन गया। तो वही कह रहा है, ये देखिए, टाइलिन जो है ना, मानव के लार में जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज मीठा मीठा लगने लगता है। तो आपको यह याद रखना है कि लार जब टपकेगा तो टाइलिन मतलब हो गया टॉवेल जैसा लग रहा है। सुनने में लग रहा है क्या? टाइलिन आपको टॉवेल जैसा लग रहा है। ऑप्शन में रहेगा, आप आराम से बना दीजिएगा। लार वाला को टाइलिन से पूछिए, टाइलिन मतलब टॉवेल से पूछिए। याद हो गया? तो पूछ लीजिएगा इसे लार को। तो याद रखिएगा, टाइलिन जो है यह लार में जो स्टार्च होता है उसको मीठा मीठा यानी ग्लूकोज में बदल देता है। कोई दिक्कत है? आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा इमाइल जाइमेज। ये याद रखना है हमारा, ये XIMAC, इसको जाइमेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जाइमेज इसको पढ़ते हैं, जाइमेज। ठीक है, देखिएगा, जाइमेज एंजाइम है जो ग्लूकोज से एथिल शराब में परिवर्तन करता है। ग्लूकोज से जब एथिल शराब बनाइएगा ना, तो आपको जाइमेज एंजाइम आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बोलिए? जाइमेज एंजाइम का यूज करेंगे। अगर आप ग्लूकोज से आप एथिल शराब बनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जाइमेज एंजाइम। क्या बोलिए? जाइमेज एंजाइम। देखिए, ग्लूकोज हम लोग घोर लिए, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज हम घोर लिए,
है ना। और मान लीजिए कि इस ग्लूकोज के बदले, जैसे ना होता है कि दूध का बोतल ले लो ग्लास और उसमें शराब है, लोग जाने का दूध पी रहे हैं और पी रहे हैं आप दूसरा चीज। उसी तरह से याद रखिए, आप ग्लूकोज ले लिए हैं और उस ग्लूकोज को आप शराब समझ के पी रहे हैं, यानी ग्लूकोज से आप एथिल शराब बना रहे हैं, तो आप कहेगा कि जाइमेज, यानी उस मेज पर जाइए, जाइमेज यानी उस मेज पर बैठ के पीजिए। इधर सत्संगी का है, तो जाइमेज मतलब हो गया कि ग्लूकोन-डी वाला चीज, ग्लूकोज से आपको क्या जाना है, एथिल शराब में, तो जाइमेज, उस मेज पर जाके आप ग्लूकोज के बदले आप एथिल शराब पीजिए, आपको याद हो गया होगा। और ये देखिए, ये ट्रिक से अभी जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तब आपका हर एक क्वेश्चन जब बनेगा, हमारा लॉजिक वहां सेट होगा और आपको मजा आएगा। अगला चलिएगा, अगला है हमारा डाइस्टेज। क्या है हमारा? डाइस्टेज एंजाइम। क्या है बोलिए? डाइस्टेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये करता है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है बोलिए? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है। कौन? स्टार्च से माल्टोज में जाता है डाइस्टेज। कौन जाता है बोलिए? डाइस्टेज, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है हमारा माइकोड्रूमी। याद रखना है, माइकोड्रूमी एसीटी। क्या है बोलिए? माइकोड्रूमी एसीटी का याद रखना है। माइकोड्रूमी एसीटी क्या करता है हमारा? ये करता है चुकंदर से आपको सिरका बनाने में मदद करता है। यानी इस चुकंदर से जब आप सिरका बनाना चाहेंगे ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा माइकोड्रूमी एसीटी। क्या यूज करना पड़ेगा? सिरका। सिरका मतलब ये हमारा इसी तरह का मीठा पदार्थ एक होता है सिरका, है ना। तो चुकंदर से आपको सिरका पदार्थ बनाना हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? माइकोड्रूमी एसीटी का यूज करना पड़ेगा। ये सब क्या है, हर चीज का ट्रिक तो नहीं बन सकता है, तो आप इसको याद भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला चलिए, अगला है हमारा इन्वर्टेज एंजाइम। क्या है बोलिए? इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये क्या है? तो इन्वर्टेज, देखिए गन्ना से जब आप फ्रुक्टोज बनाना चाहेंगे और उसके साथ आपको ग्लूकोज भी बनाना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करेंगे। यानी याद रखना है, इन्वर्टेज मतलब गन्ना। आप देखिए, अगर गन्ना का आप मशीन लेंगे तो उसके लिए आपको जनरेटर चाहिए, जनरेटर नहीं मिलेगा तो आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बोलिए? इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो इन्वर्टर से आप याद रखिए गन्ना का मशीन चलाइएगा, और गन्ना से आप कोई भी फ्रूट यानी फ्रुक्टोज और उससे ग्लूकोज यानी मीठा लगने वाला चीज जब बनाएंगे, तो आपको याद रखना है इन्वर्टेज एंजाइम का यूज याद रखना है। और आपको सभी को पता है कि लैक्टिक बेसिली, ध्यान देना है, लैक्टिक जहां भी आए, लैक्टिक बेसिली, तो आप याद रखिएगा दूध से जब लैक्टिक एसिड के उत्पादन की बात हो, दूध से आपको लैक्टिक एसिड के उत्पादन की बात हो, तो यहाँ लैक्टिक एसिड है तो उसी से बना है लैक्टिक, और यहाँ वैसिली। क्या है बोलिए? वैसिली। यानी इस तरह से आपको बहुत सारा उत्प्रेरक हम याद करवा पाए। अगर आपको याद करवा पाए तो आप एक बार जरूर हमें कमेंट करके बोलिएगा कि सर आपका कलेक्शन बहुत अच्छा था और पढ़ाने का स्टाइल कैसा था, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग उत्प्रेरक से संबंधित एमसीक्यूज पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ध्यान देना है। गलत यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया अधिकतर एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होते हैं, गलत बताना है। देखिए, जब कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन होगा तो वो अधिकतर एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। आप देख लिए ना, यहां देखिए एंजाइम 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 एंजाइम, यानी ज्यादातर जो है ना उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज होता है बोलिए? एंजाइम यूज होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा? एंजाइम। नहीं देखो यहां भी है,
याद देखो, ये तो खत्म हो गया। तो एंजाइम ही देखो सबसे ज्यादा बार है, देखो 1 2 3 4 है कि नहीं है। तो एंजाइम, तो यहां क्वेश्चन पूछा है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया में अधिकतर एंजाइमों का उत्प्रेरित होता है। तो ये गलत थोड़े है, ये तो गलत पूछ रहा है, ये तो सही है। उत्प्रेरक कोई प्रतिक्रिया शुरू नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया शुरू नहीं करता है। जब वो प्रतिक्रिया शुरू हो नहीं रहा है तो उसको वो सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। और सपोर्ट करने पर वो उत्प्रेरक के कारण ही वो प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे हम बैठल हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा है, आदित्य सर आए, हाँ सर बोले तो क्या करना है, जल्दी से बोलिए। तो होता है कि नहीं? ऐसे सुस्ताने बैठे थे, तो आदित्य सर आने पर हमारा जो रिएक्शन था, यानी वर्किंग, जो वर्क करने का एफिशिएंसी था, वो हमारा क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो यानी ये भी कह रहा है कि उत्प्रेरक कोई प्रतिक्रिया शुरू नहीं करता है बल्कि उसको मदद करता है। तो यहां शुरू नहीं करता है, यह भी बात सही है, हमको गलत ढूंढना है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के सामान्य अवस्था स्थिरांक को बदल देता है। ये देखिए, ये गलत बात है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सामान्य अवस्था में जब कोई है तो उसके स्थिरांक को नहीं बदलता है। जब वो सोचता है कि हम कुछ काम करेंगे तब उसको सपोर्ट करता है। ये नहीं कि कुछ बैठल है और ये जैसे मान लीजिए मोबाइल रखल है, इसको आके वो छेड़छाड़ कर देगा, नहीं। अगर ये रिएक्ट होना चाह रहा है तब उसको वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि उत्प्रेरक प्रतिक्रिया जो साम्यावस्था है ना, उसका साम्यावस्था का स्थिरांक जो है उसको वो बदल देता है, ये बदल नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ गलत यही लाइन है हमारा। और अगला है हमारा सह एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, सह एंजाइम की गतिविधि को यह बढ़ाता है। तो बिल्कुल एंजाइम की बात जब भी आए तो यह बात तो सही होगा। इस लाइन को फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है। उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया साम्यावस्था का स्थिरांक को बदल देता है, लेकिन यह गलत बात है। उसका साम्यावस्था का स्थिरांक वो नहीं बदल पाता है, ये बात ही यहाँ पे गलत है। और सह एंजाइम की बात होगा तो ये तो सही ही होगा। गलत आपसे पूछा गया था, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर सही होगा। और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर को हमने लिया है। और आप लेवल देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेवल क्या है, हार्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ाता है ये बताना है आपको, ठीक है। क्या वह एक मध्यवर्ती परिसर बनाकर, क्या वो सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर, या फिर सक्रियण ऊर्जा को कम करके, या फिर साम्यावस्था स्थिरांक को बदलकर। तो साम्यावस्था को तो बदल नहीं पाता है, अभी जस्ट आया था। एक मध्यवर्ती परिसर नहीं बनाता है, कैसे बढ़ाता है ये पूछा गया। सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर, ऊर्जा को वो नहीं बढ़ाता है। ये देखिए, सक्रियण ऊर्जा को कम करके वह अभिक्रिया को क्या करता है, दर को प्रभावित करता है। क्या याद रखना है, सक्रियण ऊर्जा जो होता है उसको कम करके वो उस चीज को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग, देखिए यही है संपर्क प्रक्रिया। अब इसको आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यही है हमारा कांटेक्ट प्रोसेस। क्या है बोलिए, अभी जस्ट बताए हैं। अगर आप नोट किए हैं तो जल्दी से आंसर आप कमेंट में बताइए। देखिए, संपर्क प्रोसेस में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज करते हैं, आ गया हमारा। देखिए, तो ये कांटेक्ट प्रोसेस से हमने आपको बताया था H2SO4 बताए थे। क्या बताए थे, क्या बताए थे, बोलिए जल्दी से। H2SO4। अब यहां पे तो उस तरह का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है वेनेडियम ऑक्साइड, ये भी याद रखना है, उसका नोट कर लीजिए। जहां पे हम लोग H2SO4 लिखे हैं वहां पे आपको दूसरा ये भी याद रखना है V2O5, ये भी आपको याद रखना है ना, वहां नोट कर लीजिए, ये आंसर होगा। इसीलिए जरूरी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ना आप जो पढ़ के गए वो आया नहीं, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि हम पढ़ते हैं लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा इसी संपर्क प्रक्रिया का ये पार्ट होता है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किसे है हमारा लिंडलर
उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। लिंडनर उत्प्रेरक के रूप में आपको याद रख लेना है BaSO4। ये लिंडनर उत्प्रेरक के रूप में आपको किसका यूज करना है, तो BaSO4 के साथ आपको PD याद रखना है। ये बातें आपको याद रखना है। BaSO4 के साथ आपको क्या याद रखना है, PD भी आपको याद रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, ये है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स, ध्यान देना है, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, ये पूरा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एंजाइम में अब आपको याद रखना है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में बदलना है और दूसरा ग्लिसरॉल को आपको हाइड्रोलिसिस के लिए उत्प्रेरित करना है। इस अवस्था में आपको याद रखना है लाइपेज का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है, लाइपेज का यूज करेंगे। अगर यहां पे लिखा हो ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में बदलना है और ग्लिसरॉल को हाइड्रोलिसिस के लिए यूज करना है, तो आपको इसके लिए कैटलिस्ट का यूज क्या करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा लाइपेज। क्या याद रखना पड़ेगा, लाइपेज का नाम याद रखना पड़ेगा। अगला है हमारा एक उत्प्रेरक का और यहां नाम याद रख लीजिए, जिगलर नाटा। क्या याद रखना है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का नाम याद आपको रखना है। ये जो है ना, ये एल्केनों के बहुलीकरण, इन एल्केन्स के बहुलीकरण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जिगलर नाटा का यूज करते हैं। ये बातें भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के दर पर एंजाइम का क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से बताइएगा एंजाइम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम क्या करता है, तो उसको सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब सपोर्ट करना मतलब क्या हो जाना, उसके दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये बातें आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जल्दी से बताइए। ये लेड चैम्बर प्रोसेस अभी जस्ट बताए हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस को उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किस पे यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। गलत बात, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। यहां लेड चैम्बर अभी जस्ट लिखा है, लेड चैम्बर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा लेड चैम्बर। ध्यान दीजिए, अपना नोट देखा कीजिए। देखिए यहां लेड चैम्बर हम लिखाए हैं, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। यहां देखिए लेड चैम्बर के लिए क्या है, हमारा H2SO4 और N2 के लिए यूज करते हैं, यानी नाइट्रोजन के लिए। ध्यान देना है आपको, एक एक बात पे आपको ध्यान देना है, आप इसे हल्के में मत लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया बोलिए, नाइट्रोजन जहां पे होगा यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन वाला ही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, उत्प्रेरक के कारण रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, जल्दी बताइए। तो अभी जस्ट आया था, याद रखना है सक्रियण ऊर्जा। याद रखना है क्या, ये अगर उत्प्रेरक का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें याद रखना है आपको सक्रियण ऊर्जा के लिए यूज करते हैं। ये बातें याद रखना है। एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बताइएगा। यहां फिर से एक गलत कथन वाला है, एंजाइम एक विशिष्ट है, एकदम सही बात है। गलत जानना है तो आपका आंसर ये नहीं होगा। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट आया था प्रोटीन 2 बार आया था। इष्टतम तापमान पर एंजाइमों की प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती, नहीं, गलत बात, यही गलत है। इष्टतम तापमान पर एंजाइमों की प्रतिक्रियाशीलता कम नहीं बल्कि अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है बोलिए, अधिक हो जाती है। ये बातें गलत दिया हुआ है और आपको गलत पूछा गया है, इसीलिए यही आपका आंसर सही होगा। उच्च ताप पर और यूवी किरणों के, है ना, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, है ना, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, यू से अल्ट्रा वायलेट किरणों के लिए एंजाइमों की विकृत कर सकता है, बिल्कुल सही है। गलत पूछा था तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर आपका आंसर सही होगा।
ठीक है, आगे हम लोग ध्यान से देखेंगे उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, आपको यह बताना है। पहला है हमारा, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की सक्रियता को कम कर देता है। कम और ज्यादा दोनों है, तो कम भी कर देता है तो सही है, गलत वाला हमारा आंसर होगा। उत्प्रेरक स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया की संख्या को भी बढ़ा देता है। स्वतः जब हो रहा है कोई प्रतिक्रिया तो उसकी संख्या को बढ़ाएगा नहीं, जब कोई नहीं हो रहा होता है तब उसको वो सपोर्ट करके बढ़ाता है। ठीक है, जब वो खुद ही हो रहा है, जब कोई बैल चल रहा है तो उसको क्यों डंडा मारा जाए, सही बात है कि नहीं। तो यह कह रहा है कि स्वतः ही हो रहा है तो इसमें उत्प्रेरक को क्यों यूज करेंगे बढ़ाने के लिए, यही गलत है और गलत वाला ही आपका आंसर सही है। ये बातें तो पहले ही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्प्रेरक श्रेणी में नहीं है, तो निम्न में से कौन एक उत्प्रेरक नहीं है, तो आपको यह याद रखना है। सजातीय ये भी सही है, विसंवांगी ये भी सही है, एंजाइमेटिक यानी एंजाइम वाला ये भी सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एंजाइम के उत्प्रेरक श्रेणी में नहीं है, ये आपको याद रखना है। विषम उत्प्रेरक की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक का नाम आपको बताना है। वह कारक कौन होगा, याद रखिएगा। केवल देखिए यहां कह रहा है कि विषम उत्प्रेरक की सक्रियता को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है यह पूछा है, तो सतह का क्षेत्र नहीं होगा। केवल उत्प्रेरक के प्रति इकाई मात्रा यह भी नहीं होगा। तैयारी की विधि, इससे क्या मतलब है, यह तो जनरल बात है। कुल सतह का क्षेत्रफल और सक्रिय स्थलों की संख्या और तैयारी की विधि, ये सब मिलकर उसे प्रभावित करता है, इसीलिए ये वाला हमारा सटीक है। ये सिर्फ क्षेत्र, यहां कह रहा है केवल, इसीलिए ये नहीं होगा। यहां भी केवल, इसीलिए ये नहीं होगा। यहां भी केवल, इसीलिए ये नहीं होगा। यहां है कुल यानी पूरा, केवल मतलब सिर्फ ये नहीं, सब मिलके उसको प्रभावित करता है, यानी सतह भी, संख्या भी और ये तैयारी भी, तीनों मिलकर किसी भी अभिक्रिया में विषम उत्प्रेरक को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपको बताना है संक्रमण पर नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण संक्रमण पर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। वेट किया जाए, वेट किया जाए। ये क्या हो गया, इन्वर्टर नहीं था तो चलो लाइव नहीं कटा है, बस वेट कर लेना है, सब कुछ ठीक है, आ गया, आ जाएगा। ये बेंचमार्क वाला करवा रहा है, ये कह रहा है कि मेरा प्रचार कीजिए। बेंचमार्क अल्फा 11 प्रो हैं और ये प्रचार करवा रहा है। तो ये डिजिटल बोर्ड सही में बहुत अच्छा है ना। ये तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई इसीलिए, देखिए आ गया ना, कुछ नहीं करना पड़ा, इस तरह ही प्रचार अपना करवा लेता है, बस इतने सा कमी है इसमें। हाँ, बीच बीच में ऐसे ही हो जाता है, तो ध्यान देना है। आ गया होगा एकदम मस्त, आ गया है। चलिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण संक्रमण पर नहीं होता है, यह आपको बताना है ना। तो आपको याद रखना है, क्रिस्टलीकरण संक्रमण पर होता है, ये बातें याद रखना है। विषम उत्प्रेरक भी हो जाता है, ये याद रखना है ना। और संचारण भी संक्रमण पर हो जाता है। यहां पूछा कि कौन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है विषम है ये चरण जो पूछा गया है ना। सजातीय उत्प्रेरण जो है ना, यह जो है वो संक्रमण पर नहीं होता है, ये बातें आपको याद तो करना पड़ेगा। अगर आप मेरा दिया हुआ हर एक लैंग्वेज को, हर एक क्वेश्चन को आप रट लेते हैं ना, तो विश्वास कीजिए इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से फिर पूछा गया है कौन सा गलत है। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। देखिए, ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी दक्षता का निर्धारण करता है, यह भी बातें सही है, गलत जानना है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग देकर क्या करना है, काम करते हैं जिससे यह
कम सक्रियण ऊर्जा होती है। ये भी बातें सही है। उत्प्रेरक जो है प्रतिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग देता है। क्या विकल्प देता है बोलिए? जैसे कोई भी रिएक्शन होल्ड है या फिर वो काम नहीं कर रहा है, उत्प्रेरक डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड नहीं पिघल रहा है तो हम लोग क्या डाल देते हैं? उसमें सुहागा डाल देते हैं। डालते हैं? नहीं पता। जब गोल्ड को हम लोग पिघलाकर कोई भी आभूषण बनाते हैं तो वो जब गल नहीं रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें सुहागा बुरक देते हैं। इस तरह से मोम के जैसा दिखने वाला होता है, उस पर डाल दीजिएगा तो वो जल्दी से पिघल जाता है। तो क्या है, वो उसके रेट को जो चाह रहा था कि हम हो जाए, तुम किसी को मान लीजिए कि हम तुमको किसी को मारना है और तुम मार नहीं पा रहा है, मतलब अंदर से हो रहा है कि मारे या ना मारे, मारे या ना मारे। पापा आया, क्या हुआ बेटा? पापा देखे वो गाली दे दिया, हम कुछ नहीं कर। अरे मर्द का बच्चा है, जाके फाड़ के आओ। तो गया, उसका बनास फोड़ के आ गया। सही बात है कि नहीं? ये क्या हुआ? ये उत्प्रेरक हुआ। क्या हुआ? उत्प्रेरक हुआ। तो यही सही बात है कि नहीं? होता है हमारे घर में। तो यही है उत्प्रेरक, सीधा सीधी बात। वही कह रहा है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के लिए एक वैकल्प देता है कि आप उसको फोड़ना है या नहीं फोड़ना है। मार्ग देकर काम करते हैं जिससे कि क्या करता है? कम सक्रियण ऊर्जा होती है, उसको ये सपोर्ट कर देता है। तो ये भी सही है, गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेरक अग्र प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को भी क्या करता है? वो थोड़ा सा कम भी करता है, जबकि पश्च यानी पिछला वाला जो है हमारा प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए वह ऊर्जा पर क्या करता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। बिल्कुल गलत बात है। ये कम करता है और इस पर भी प्रभाव डालता है। ये नहीं दे के गलत कर दिया, इसीलिए गो नंबर ही आपका आंसर सही होगा। यही उत्प्रेरक के बारे में यह गलत इंफॉर्मेशन था। निम्नलिखित में से कौन सा विषम, यह विषम होगा, विषम प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के द्वारा ही क्या किया जाता है? तो विषम प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। यह आपको याद रखना पड़ेगा। उत्प्रेरक प्रमोटर, वही हुआ, उत्प्रेरक प्रमोटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रमोटर यानी उत्प्रेरक प्रमोटर के लिए हम लोग नाइट्रेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बोलिए? नाइट्रेट का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्प्रेरक के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे? एक अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, वो है N2 + 3H2 और एरो देके दे दिया 2NH3। इसमें उत्प्रेरक क्या यूज करेंगे, यानी यहां पर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये जब हमारा ये वाला N2 वाला आया था तो आपको याद होगा कि PT यूज किए थे, यानी प्लेटिनम। ये तो हमारे नोट से ही क्वेश्चन है, आपको याद हो गया होगा। क्या यूज करेंगे? जैसे ही नाइट्रोजन देखेंगे, बना है एमोनिया, क्या बना? ये है हमारा नाइट्रोजन। ये क्या है बोलिए? नाइट्रोजन है। और बना है हमारा अमोनिया। क्या बना है? अमोनिया, है ना? तो याद रखना है, इसमें प्लेटिनम का यूज किया। नोट्स में देख लीजिए, होगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्प्रेरक के लिए हम लोग चुनेंगे, ये बताइए। यहां दिया हुआ है SO2 और इसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं, रिएक्शन नहीं हो रहा है, हमको यहां उत्प्रेरक यूज करना होगा, तब हमारा ये जाके SO3 बनेगा। और इस कंडीशन में आपको याद रखिएगा, जब SO2 की बात हो तो अभी जस्ट बताए, यहां भी किसका यूज कीजिएगा? प्लेटिनम का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा? प्लेटिनम का ही यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा जियोलाइट उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक का नाम याद रखना है, जियोलाइट उत्प्रेरक में अभिक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित हो जाता है। वह नीचे में से क्या है? तो अगर उसमें छिद्र है, उसमें एपर्चर है और गुहा के आकार, ये तीनों पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन जो है हमारा घ नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ती अभिक्रिया की अगर बात करेंगे हम, तो उत्प्रेरक का कार्य निम्न में से को किसे तीव्र करना है आपको बताना है। ये जो दिया हुआ है इसमें से प्रतिवर्ती अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक किसे तीव्र करता है, ये आपको बताना है। तो क्या अग्र प्रतिक्रिया के दर को वृद्धि करता है, पश्च प्रतिक्रिया के दर को कम करता है,
क्या वह प्रक्रिया के साम्यावस्था को, स्थिरांक को बदलने का प्रयास करता है या फिर संतुलन को शीघ्रता से प्राप्त करना चाहता है? तो बिल्कुल उत्प्रेरक क्या करता है ना, वो रिएक्शन के बाद वो पूरी तरह से स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। इसका मतलब वो संतुलित करना चाहता है जल्दी से, इसीलिए उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं, ये याद रखना है। जब किसी प्रणाली में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो निम्न में से क्या हो जाता है? तो देखिए, क्या स्थिरांक का मान कम नहीं, ये तो गलत हो गया। अग्र प्रतिक्रिया की दर को बढ़ जाता है जबकि पश्च को कम कर देता है, बिल्कुल गलत है ना। ये देखिए संतुलन, ये देखिए अभी जस्ट आया था ना, संतुलन आर्द्रता को अपरिवर्तित करता है, यानी अपरिवर्तित संतुलन बनाए रखने का वो प्रयास करता है, और यही हमारा जस्ट अभी आया था। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। और आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो अभी जस्ट बताए थे, बार बार आया, सक्रियण ऊर्जा, रट्टा मार लेना है, क्या यूज करना है बोलिए? सक्रियण ऊर्जा। तो इस तरह से आपका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज खत्म होता है, और वह है हमारा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। यानी आपको यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ आपको पूरा ट्रिक के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिससे कि आपको इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं।